नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए समाकलन यानी इंटीग्रेशन का अगला पार्ट लेके आया हूं। अगले पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूं समाकलन की विधियां, यानी समाकलन को किस किस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है और उसका पहला टाइप का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कहीं जाइएगा नहीं और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। समाकलन की तीन विधियां हैं, यानी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके यूज किए जाते हैं। पहला तरीका है हमारे पास प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरी विधि है मेरे पास आंशिक भिन्नों में वियोजन के द्वारा समाकलन, इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरी विधि है खंडशः समाकलन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम लोग यहां पे इसकी जो पहली विधि है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, इसको सीखना है। यहां पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि हम क्वेश्चन में x को किसी दूसरे वेरिएबल t में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है fx dx, ये मेरे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब सब्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है कि अगर मैं इस x को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दूं, तो अगर मैं मान लूं कि ये x इज इक्वल टू कोई दूसरा फंक्शन मेरे पास है दूसरे वेरिएबल में gt, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा मुझे, x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt और gx। जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि उस पर डैश लगा दिया जाता है। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा g डैश t और dt। तो अब जरा देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन f और x की जगह पे हम लोगों ने ले रखा है gt के साथ जो भी वैल्यू होगी वो रख देंगे, और साथ में है dx, और dx की जगह पे अब मेरे पास आ गया g डैश t और dt। मतलब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम हर उस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं जहां पर मुझे फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। यहां देखिए क्वेश्चन के साथ उसका डेरिवेटिव अपने आप आ गया। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है, जैसे इससे पहले हमने क्या सीखा कि जब हमें कोई क्वेश्चन मिलता है और अगर वो फार्मूले पे फिट नहीं होता तो उसको हम सिंपल कर देते हैं, सिंप्लीफाई यानी सरल करके, और उसको फार्मूले पे फिट कर लेते हैं। लेकिन बाई चांस ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जो सिंपल भी नहीं हो सकते और फार्मूले पर भी नहीं फिट हो सकते हैं, तो वहां पे मुझे उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है कि क्या कहीं पर उसमें कोई डिफरेंशिएशन फंक्शन का या फंक्शन के किसी पार्ट का आया है। तो अगर फंक्शन का या फंक्शन के किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया है तो उसी पार्ट को हम सीधे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर जो बचेगा वो डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाएगा और पिछले वाले चैप्टर के जैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम कुछ एग्जांपल के से देखते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आज का हमारा पहला एग्जांपल है इंटीग्रेशन sin mx dx। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। आपको जो मैंने फार्मूला पढ़ाया है, फार्मूले में मैंने आपको पढ़ाया है कि sin x dx इज इक्वल टू होता है माइनस का cos x प्लस c, लेकिन तब जब साइन पे कोई एंगल ना हो, एंगल में कोई कोफिशिएंट ना हो, यानी अकेला x होना चाहिए। बट यहां प्रॉब्लम क्या आई, क्वेश्चन तो वही है लेकिन इसके एंगल में ये m आ गया है।
तो पीछे वाले चैप्टर में क्या करते थे, हम इसको सिंप्लीफाई करके हटा सकते हैं। पिछले में हमने सीखा कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन साइन mx को आप सिंप्लीफाई करके तोड़ नहीं सकते। तो जहां पे हम तोड़ नहीं सकते हैं वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, यानी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का फंडा मैंने क्या बताया कि जो भी क्वेश्चन में जिसका डेरिवेटिव मिल जाए, क्वेश्चन में जिसका डेरिवेटिव मिल जाए उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, एक तरीके से दो फंक्शन मिलकर के क्वेश्चन बना हुआ है। कौन कौन से, एक साइन x और दूसरा mx। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, वो क्वेश्चन में है नहीं। mx का डिफरेंशिएशन m होगा केवल, और m कांस्टेंट है और कांस्टेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। या एक तो तरीका ये हो गया पहचानने का, दूसरा तरीका है आप फार्मूले से मिलाइए, जिसकी वजह से क्वेश्चन फार्मूले पे फिट ना हो रहा हो उसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो इस फार्मूले को अगर आप उससे मिलाओगे तो देखोगे अगर mx की जगह x होता तो मुझे फार्मूला मिल जाता, मतलब मैं इसमें से इस mx को सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो लेट कर लीजिए कि mx इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो m गिनती अलग हो जाती है, और x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt, और t का डिफरेंशिएशन होगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैंची गुणा कर दोगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा m dx इज इक्वल टू dt। अब दोबारा जब मैं करूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा नहीं रखूंगा, मैं सीधे x का डेरिवेटिव dx लिख दूंगा और t का डेरिवेटिव dt लिख दूंगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हम आखिर में जब वहीं पहुंचते हैं तो ये लाइन मेरे पास कोई यूजफुल नहीं है, इसका यूज करने से कोई फायदा नहीं है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या बना, साइन और इस mx की जगह पे तो t हो गया, अब आया dx, और यहां से आप चेक कर लीजिए dx की जगह पे इस m को अगर उधर भेज दिया जाए तो ये हो गया dt बाई m। इस 1 बाई m को कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, तो ये क्वेश्चन मेरे पास हो गया साइन t dt। अब ये चेक कर लीजिए आप, फार्मूले पे फिट हो गया, तो फार्मूले के हिसाब से इसका आंसर हो गया 1/m cos t और प्लस c। t की जगह पे t की वैल्यू डाल दीजिए, तो 1/m cos mx प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। ये एक प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये तरीका अपनाने के बजाय एक शॉर्टकट यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। ऐसे क्वेश्चन को ओरल कर लेना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ओरल कैसे करते हैं, अगर मुझे इसी क्वेश्चन को बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए ओरल करना हो तो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन दिया है साइन में mx dx, आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो मैं लिख दूंगा माइनस कॉस x की जगह पे है mx और प्लस c। अगर फार्मूले में डायरेक्ट न फिट हुआ होगा, यानी फार्मूले के हिसाब से अगर कोई नंबर, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन में उसका उल्टा बाहर निकाल देते हैं, तो इस m का उल्टा 1/m बाहर निकाल देंगे और ये आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन में बिना ये सब लिखे आप ओरली इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, अभी इसकी जगह पे अभी मान लीजिए cos 3x होता और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना होता, तो मुझे इसे बवाल करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे cos का साइन होता है तो मैं लिख देता 1/3 sin 3x और प्लस c। धीरे धीरे करोगे आप ओरल भी सीखते रहोगे, ताकि जब क्वेश्चन के बीच में कहीं पर फंसे तो आप बवाल लिखने के बजाय सीधे आप एक लाइन में आंसर दे सको। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब जरा सोच के देखिए, इतना पार्ट अलजबरा है और इतना ट्रिगोनोमेट्री, दो अलग अलग पार्ट हैं। इसको हम कभी ब्रेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रेक मैंने आपको दो ही कंडीशन बताई हैं, या तो एडिशन में ब्रेक हो सकता है या फिर सबट्रैक्शन में ब्रेक हो सकता है, बट यहां पे मल्टीप्लीकेशन है। तो जब ब्रेक नहीं हो सकता तो मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है,
मैंने दो कंडीशन बताई, या तो फार्मूले पे फिट हो रहा होगा, तो यहां अलजबरा और ये ट्रिगोनोमेट्री दोनों मिक्स होके आई हैं। तो अब मैं किसका फार्मूला देखूं, अलजबरा का या ट्रिगोनोमेट्री का? मैंने आपको यह भी बताया कि अगर क्वेश्चन के किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन मिल जाए तो आप ध्यान से अगर देखोगे और डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और जिसका डिफरेंशिएशन मिल जाए उसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बट यहां एक्स स्क्वायर अकेला नहीं आया है, उसके साथ +1 भी है, तो जब सब्स्टिट्यूट होगा तो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट होगा। तो मैं लेट कर दूंगा एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू टी। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। अभी मैंने आपको सिखाया था कि अब मैं जब dx x का करूंगा तो dx उसी के साथ लिख दूंगा, यानी मल्टीप्लाई करने को नहीं रखूंगा। इज इक्वल टू टी का 1 हो गया, और साथ में चूंकि टी का कर रहे हैं तो dt। अब मैं ये वैल्यू उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट करा देता हूं, तो इंटीग्रेशन 2x और साइन इसकी जगह पे आ गया t, और dx की जगह पे क्या आएगा, इस 2x को उधर भेज दो तो ये हो गया dt बाई 2x। ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बचा साइन t dt। और अभी फार्मूला सिखाया आपको कि साइन किसका इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये माइनस कॉस t प्लस c, ये हो गया माइनस कॉस t की वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर +1 और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है, देखने में बहुत भयंकर लगता है कि बहुत हैवी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, और इसमें भी साफ साफ दिख रहा है ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा का मिक्स क्वेश्चन है। तो जब ऐसा कभी आता है तो ज्यादातर केस में ट्रिगोनोमेट्री का एंगल ही उसका सब्स्टिट्यूशन बनता है। आप चेक कर लीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आता है, आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ रखा है। तो बाई में रूट एक्स आ गया, यानी कि यही उसका सब्स्टिट्यूशन है, तुरंत आप लेट कर दीजिए। तो जब मैं रूट एक्स को टी लेट करूंगा और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स के साथ dx और t का dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट एक्स dt। अब ये वैल्यू आप इस क्वेश्चन में पुट करो, क्या मिलेगा देखो, 10 की पावर 4t इंटू सेक स्क्वायर t बाई रूट एक्स, और dx की जगह पे आ रहा है 2 रूट एक्स dt। ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा क्वेश्चन 2, 10 टू दी पावर 4t इंटू सेक स्क्वायर टी dt। अब क्या इस तरीके का कोई फार्मूला है आपके पास? नहीं है, मतलब ये अभी और सिंपलीफाई होगा। अब सिंपलीफाई करने में भी प्रॉब्लम है, ये पावर 2 है, ये पावर 4 है, हम इसको गुणा भाग नहीं कर सकते, करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब मैं चेक कर लूं कि क्या और कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, मतलब अगर मैं 10 को ले लूं, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में क्या सिखाया कि क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन मिलता है क्वेश्चन में, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो मुझे यहां पे लेट कर लेना है 10t इज इक्वल टू, अब t तो लेट कर चुका हूं तो कोई और वेरिएबल, चलिए मैंने u ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू, अब की u के रेस्पेक्ट में करना है, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी dt और u का du। अब उठा करके इसको सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये इसमें 2 पहले से था, 10 की जगह मैंने u रखा है, तो 10 पे पावर 4 थी, तो ये u पे पावर 4 हो जाएगी, और फिर है सेक स्क्वायर टी, और dt की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो गया du बाई सेक स्क्वायर टी, और ये कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास बचा u टू दी पावर 4 और du। देखा कितना आसान क्वेश्चन बचा। अब मैं इसका सीधे इंटीग्रेशन कर सकता हूं,
तो 2 इंटू यू की पावर 5 बाई 5 और प्लस सी, तो ये हो गया 2/5 और u की जगह पर u की वैल्यू रख दो। u की वैल्यू थी tan t, तो tan t मतलब 10 की पावर 5t और प्लस c। अब t की जगह पे t की वैल्यू रखो जो कि है √x, तो ये बन गया 2/5 10 की पावर 5 और √x प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार सब्स्टिट्यूट करना पड़े, 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है, 3 बार भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है। वैसे 3 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन 3 बार तक के सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आगे की एक्सरसाइजों में आपको मिल जाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। यह हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब यहां पर भी वही फंडा है, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा। वैसे डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आप इंटीग्रेशन पर पहुंचते हैं, तो यह माना जाता है कि डिफरेंशिएशन आप इतना सीख चुके हो कि क्वेश्चन को देख करके ही आप पता लगा सको कि क्वेश्चन में किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। यहां पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दिया है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, फार्मूला आपको पता है, d dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1/x²। ये मुझे दिया है, मतलब मुझे इसी को सब्स्टिट्यूट कर देना है। लेट कर ले रहा हूं मैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू ये बन गया sin t, और dx/1 प्लस x² यानी इतनी की जगह पे मैं लिख सकता हूं dt, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, तो ये मेरे पास आ गया माइनस cos t की वैल्यू थी मेरे पास tan इनवर्स x और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं जिन पर सब्स्टिट्यूशन लगा करके उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सब्स्टिट्यूशन और हैं जिनको हम एज अ फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो मैं उनको दोबारा सब्स्टिट्यूट ना करके उनको एज अ फार्मूला सॉल्व कर लेता हूं, यानी एज अ फार्मूला मानक समाकलन बना करके और उनको उनकी जगह पे लिख दिया जाता है। तो हम लोग उन फार्मूलों को भी देख लेते हैं, यानी कि उन समाकलन को देख लेते हैं जिनको हम मानक समाकलन के रूप में यूज करते हैं। पहला है हमारे पास मानक समाकलन, इंटीग्रेशन tan x dx। आप सोचोगे इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन है, tan का मैं सीधे लगा लूं, लेकिन आप बताओ जितने फार्मूले आपने पढ़े उसमें कहीं tan था? नहीं था। ध्यान से देखिए, वहां पे sec² x का इंटीग्रेशन tan x दिया हुआ था, बट tan का नहीं बताया गया है। तो अगर tan आ जाए तो मैं क्या करूंगा, इस tan x की जगह पे मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x। अब मैं, आप चेक करिए, cos का डिफरेंशिएशन sin आता है, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो अगर लेट कर लिया जाए cos x इज इक्वल टू t, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x dx, और t को dt लिख सकता हूं। जब सब्स्टिट्यूट करोगे यानी प्रतिस्थापित करोगे, तो भाई sin के लिए तो कुछ मैंने किया नहीं है, cos x की जगह मुझे t रख देना है, और dx की जगह पे dt बाई माइनस का sin x। sin x कट गया, माइनस को बाहर भेज दीजिए, तो ये बच गया 1/t dt, और ये फार्मूला होता है log t का। मेरे पास बचा माइनस log t प्लस c। अगर मैं इस माइनस को उधर भेज दूं तो ये बन जाएगा log में t की पावर -1 प्लस c। रीजन आपको पता है कि log में a की पावर x इज इक्वल टू x log a होता है, मतलब अगर log के बाहर कोई गिनती हो तो उसको हम पावर में भेज सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गया log में t की पावर -1 का मतलब होता है 1/t, या फिर log में
1/t की वैल्यू थी मेरे पास cos x प्लस सी, या मैं इसको लिख सकता हूं 1/cos को मैं लिख सकता हूं sec x प्लस सी। तो हमारा ये एक नया फार्मूला बन गया कि tan x dx इज इक्वल टू लॉग में sec x प्लस सी। अब जब भी मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें मुझे tan x के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पे तुरंत लॉग में sec x लिख दूंगा। दूसरा है इंटीग्रेशन cot x dx। cot को मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x। सेम उसी तरीके से है, आप साइन को सॉल्व करोगे यानी कि साइन को लेट करोगे, sin x इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करोगे तो cos x और dx की जगह पे dt रखना है और अपॉन में sin x की जगह पे t। इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस सी। t की जगह पे t का मान रख दीजिए जो कि मेरे पास है sin x प्लस सी। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया कि अगर कभी cot x dx आए तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा log में sin x प्लस सी, और इसको मुझे फिर दोबारा इस तरीके से प्रतिस्थापित करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा हमारे पास है sec x dx। यह भी बहुत बार बार बीच में फंसता है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे यहां पे इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, यानी कि sec x प्लस tan x से इसको गुणा करना पड़ेगा और sec x प्लस tan x से इसको भाग करना पड़ेगा। इसीलिए इनको मानक समाकलन बोला जाता है, क्योंकि इनमें कुछ मुझे अपने पास से करना पड़ता है। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन बना वो हो गया sec x और sec x प्लस tan x, और पूरे में जो बटे में है वो है sec x प्लस tan x dx। अब मैं इसमें मान लूंगा यानी प्रतिस्थापन कर दूंगा डिनोमिनेटर को sec x प्लस tan x इज इक्वल टू टी। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, साथ में dx लगा दीजिए और इज इक्वल टू डी टी। अब इन दोनों में देखो sec x कॉमन है तो ये मेरे पास बचेगा क्या, tan x और प्लस का sec x dx इज इक्वल टू डी टी। अब ये प्रतिस्थापन उठा करके क्वेश्चन में रखो, तो क्वेश्चन में इतने की जगह पे मुझे dt रखना, ऊपर देखो यही लिखा हुआ है, तो ये ऊपर बचा dt और नीचे बचा t, और 1/t का होता है log t प्लस सी। t की जगह t की वैल्यू रख दो तो ये बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन sec x dx इज इक्वल टू log में x यानी t की जगह पे है मेरे पास sec x प्लस tan x और प्लस सी। यानी कि जब मुझसे sec x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो मैं log sec x प्लस tan x रखूंगा। और सेम इसी तरीके का अगर मुझसे कभी cosec x का इंटीग्रेशन पूछा जाता है cosec x dx, तो ये बनाता है log में cosec x और माइनस cot x प्लस सी। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीधे मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। मतलब यहां पे मैंने इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे आप cosec x माइनस cot x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके सेम इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ आपके पास ट्रिगोनोमेट्री में से जितने सिंगल पावर वाले फार्मूले होते हैं सब हो चुके हैं, तो मैं अब उन सारे सिंगल पावर वाले फार्मूलों को एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले जो मैंने आपको फार्मूले सिखाए थे उसमें मैंने आपको सिखाया था sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी होता है। दोबारा मैंने आपको सिखाया cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी होता है। ये दोनों तो बेसिक फार्मूले में थे। बचे हुए सिंगल पावर के चार वो आपने अभी सीख लिए। कौन कौन सा,
तीसरा आपने सीखा tan x। tan x का आपने क्या सीखा, log में mod sec x प्लस सी। इसको mod इसलिए लगाते हैं क्योंकि log निगेटिव नहीं होता। फोर्थ आपने सीखा cot x dx इज इक्वल टू log में mod के साथ sin x प्लस सी। फिफ्थ हमारे पास है sec x dx, ये होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। और सिक्स्थ हमने सीखा cosec x dx, ये होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो ये जितने ट्रिगोनोमेट्री में सिंगल वाले यानी बिना किसी पावर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने फार्मूले बन सकते हैं जिनकी आपको इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ेगी, वो सारे के सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसके अलावा जो स्क्वायर वाले थे उनको मैंने चैप्टर में करके दिखा दिया है। तो अब हम लोग कुछ टिपिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक दो टिपिकल एग्जाम्पल भी लगा करके मैं इंट्रोडक्शन को यहीं खत्म कर दूंगा, फिर आप अपनी एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करोगे। लग जाती है अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो बहुत जल्दी मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। यह हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, sin टू दी पावर 3x इंटू cos टू दी पावर 2x। अब जरा सोचिए कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं। भाई साइन में cos स्क्वायर नहीं आता, अकेला cos आता है, और cos स्क्वायर में साइन क्यूब नहीं आता, अकेला साइन आता है। तो ये हमारे लिए यहां पे प्रॉब्लम हो गया। तो इसके लिए मुझे अपने दिमाग को पूर्व ज्ञान की तरफ ले जाना होगा, जो हम पहले से पढ़ के आए हैं कि उस पर हमने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। जितना बढ़िया से ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति आपको आती होगी, उतनी ही आसानी आपको रहेगी यहां पे सॉल्व करने में। तो आपने अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो cos का डिफरेंशिएशन साइन हो सकता है। यहां पे देखिए साइन में एक पावर ज्यादा है, तो मैं उसको अगर हटा दूं यानी कि साइन क्यूब को मैं साइन एक्स अलग लिख दूं और बाकी जो बचेगा वो अलग कर दूं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका फायदा क्या मिला, मैं इसको भी कॉस बना सकता हूं आइडेंटिटी से, और फिर कॉस को हटाऊंगा तो साइन हट जाएगा। मतलब ये हो गया साइन एक्स, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर तो मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स है ही। अब मैं इसमें से लेट कर लूं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो तो साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे तो माइनस डी टी आ जाएगा, तो ये बचेगा क्या मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर और बाहर टी स्क्वायर, और यहां पे आएगा माइनस का डी टी। इस माइनस को बाहर ले आइए और यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 डी टी। इंटीग्रेशन आपको सिखा चुका हूं कि इस तरीके में मैं क्या करता हूं, इसको अलग अलग लिख देना है। तो जब आप इसको अलग अलग लिखोगे तो ये हो गया माइनस टी स्क्वायर डी टी, और यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी। ये x की पावर n वाला फार्मूला लग गया, तो टी क्यूब बाई 3, और ये बन जाएगा टी 5 बाई 5 और प्लस c। प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, तो 1 बाई 5 और t की वैल्यू हमने क्या लिया cos, तो ये हो गया cos 5x माइनस 1 बाई 3, और ये हो गया cos 3x और प्लस c, और यही हमारा आंसर आ गया। तो थोड़ा सा हम सोचेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हम टिपिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 4 नंबर में। सॉल्व करने का तरीका, मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं लेट कर लूंगा x प्लस ए इज इक्वल टू टी।
अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का dx ए कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और इज इक्वल टू dt आ जाएगा। लेकिन यहां पे x की जगह पे a को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये t माइनस ए बच जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ऊपर मुझे केवल x दिया था, तो अब x की जगह पे मैं यही t माइनस ए लिख सकता हूं और नीचे मुझे बचेगा साइन t और dx की जगह पे dt। ये पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b होल अपॉन में है साइन t dt। सेपरेट कर दीजिए यानी इसको अलग अलग लिख दीजिए, तो ये हो गया साइन t कॉस a अपॉन में साइन t माइनस कॉस t साइन a अपॉन में साइन t और dt। ये साइन t ये साइन t कैंसिल हो गया। कॉस a कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो यहां पे बचेगा केवल dt। यहां पे साइन a कांस्टेंट है तो साइन a को बाहर कर दीजिए तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट t dt। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो dt का मतलब 1, कोई नंबर ना हो तो 1 मानते हैं। 1 का आपको समाकलन मैंने सिखाया x, लेकिन जब t के रिस्पेक्ट में होगा तो ये t हो जाएगा, तो ये हो गया t cos a और माइनस साइन a और cot t का अभी मैंने आपको सिखाया log में साइन t और प्लस c। अब t की जगह पर t की वैल्यू रख दीजिए और t की वैल्यू है मेरे पास x प्लस a, तो ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस a cos a माइनस साइन a log साइन x प्लस a और प्लस c। यह आंसर हो गया, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं हुआ क्योंकि इसमें कुछ कमी है। कमी क्या है? इस जगह पे देखिए मुझे 2 कांस्टेंट मिल रहे हैं। ब्रैकेट खोल के देखिए, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा यहां पे तो ये मेरे पास आएगा x cos a प्लस a cos a और इधर मेरे पास है माइनस साइन a इंटू लॉग के साथ में दिया हुआ है साइन x प्लस a और प्लस c। अब इसमें देखिए a cos a ये भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। आप कभी भी कोई क्वेश्चन लगाते हो तो पता चला क्वेश्चन में 2 जगह 2 वैल्यू आ जाए, एक जगह 2 आ जाए, एक जगह 3 आ जाए, तो आप वैसे आंसर नहीं लिखते, उन दोनों को एक में ऐड करके 5 लिखते हो। तो यहां पर भी मुझे इन दोनों को एक में ऐड करके कॉम्बिनेशन में आंसर लिखना पड़ेगा। तो यह आंसर हो जाएगा x cos a माइनस साइन a log साइन x प्लस a और प्लस c की जगह में c डैश लिख दूंगा, यह आंसर हो जाएगा। और यहां पे मैं c डैश को डिफाइन कर दूंगा, c डैश इज इक्वल टू a cos a प्लस c। अब जाकर के ये कंप्लीट आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इस विधि का उपयोग करके आप सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको यानी एक्सरसाइज 7.2 आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे 2-3 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन चलेगा, एनसीईआरटी में तो कम क्वेश्चन है, लेकिन आप रेफरेंस वगैरह अगर लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत आती है, आप इस वीडियो को देखोगे तो लास्ट में सबसे एंड में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ेगा वीडियो के बीच में कहीं पर। आप उस व्हाट्सएप नंबर का यूज करके अपने कमेंट आप हमें भेज सकते हो। आप यहां पर भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट जैसे पढ़ूंगा उससे रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी बना करके आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर छोटा मोटा क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत भेज दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।